नमस्कार, मैं हूं सर्वेश शुक्ला। अज़िया न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। वक्त है बातों बातों का। बातों बातों में बहुत सी बातें ऐसी निकल आई हैं राजनीति में कि जो बार बार कह रही हैं कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वो बात इस बात पे भी लग रही है क्योंकि एक तरफ संघ जो बीजेपी के पीछे से सपोर्ट कर रहा था, अब उसी के सबसे बड़े मुखिया के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं, वो भी आतंकवाद के सवाल। वो आतंकवाद के सवाल पर जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ है बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन साहब। शहनवाज साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप में अब की बार जो आरोप है सीधे संघ प्रमुख के ऊपर है, वो भी आतंकवाद जैसे एक अपराध का आरोप लग रहा है। इसको किस तरीके से देखते? देखिए, पूरी तरह जब से चुनाव नज़दीक आएगा कांग्रेस और घटिया दर्जे पर उतरती जाएगी। जितनी मर्यादा है उसको तोड़ती जाएगी। कभी नरेंद्र मोदी जी पे जांच बैठाएगी, कभी कोई और इनकाउंटर का जांच कराएगी, कभी वो चार्जशीट बनाएगी, बड़े से बड़े व्यक्ति को फंसाएगी। और जनता जानती है कि चुनाव आने वाला है और सरकार में है, सरकारी हथकंडे हैं और इस सब का जवाब जनता वोट के ज़रिए देगी। और गुस्सा बढ़ा रहे हैं लोग, और ये सरकार जो गुस्सा बढ़ा रही है जनता के बीच में, उसका प्रकटीकरण वोट के ज़रिए होगा। कांग्रेस अभी तक तो डबल डिजिट में दिख रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के घटिया आरोप लगाने के बाद वो सिंगल डिजिट में न चली जाए, ये भी हो सकता है। सिंगल डिजिट तो बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा सर। तो हाँ, तो कभी हम लोग भी तो 2 आए थे ना। तो 2 की उम्मीद आप कांग्रेस तो कांग्रेस को कौन सीट है कांग्रेस की जो पक्की हो, बताइए नाम। वो तो जहाँ जीतना है, क्या कोई ऐसी सीट हो कांग्रेस की जो पक्की मानी जाए? वो तो राहुल और सोनिया की सीट तो पक्की मानते ही हैं। अगर वो सीट पक्की थी तो राज्यसभा क्यों दिया संजय सिंह जी को? तो क्योंकि वो आपकी तरफ आ रहे थे, कुछ ऐसी नहीं, उम्मीदें भी लगाई जा वही रही थी। कच्ची हुई तभी तो दिया पक्की करने को। अच्छा, इस सब के बीच में आपको कहीं ना कहीं द्वेष लगने लगा है कि इस बात का कि संजय जी आपकी तरफ आ रहे थे और थोड़ा सा उसमें एक नुकसान हो रहा था कांग्रेस को, इसलिए उन्होंने आपको? नहीं, जो भी पूरी तरह से उन्होंने हमारी तरफ आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, ये अलग सवाल है। सवाल है कि आज कांग्रेस का कोई नेता कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह सकता कि वो कोई एक सीट जीतने की स्थिति में। असीमानंद ने ये आरोप लगाया है, इस तरीके की बात। अरे छोड़िए उन सब आरोपों के, ऐसे आरोप बहुत दिन से हम लोग झेल रहे हैं और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है सरकार की। ये जाती हुई सरकार है, संसद के चंद दिन बचे हैं और जब दिया बुझने लगता है तो वो ज़ोर से जलता है एक बार। तो ये सरकार इस तरह ज़ोर से आरोप लगाएगी और उसका जवाब वोट के ज़रिए मिलेगा। ये सरकार का आरोप नहीं है, ये आपके कैडर के एक व्यक्ति के इंटरव्यू में नहीं एकदम वो छुटला जरूर वो पूरी तरह से सरकार जो कस्टडी में रहकर लोगों से बुलवाती है वही होता है और इन सब का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग इससे न चिंतित हैं न इस पर ज़्यादा, यानी दबाव का एक तरीके से वो अपने तौर पे ये कोशिश कर रही है, उसका जवाब मिलेगा। सर, अभी तक आपकी तरफ से एक सबसे बड़ी बात ये भी देखने को आई है कि संघ ने भी इस पे जवाब दे दिया है। सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि इंटरव्यू था ही नहीं। इस तरीके के जवाब आने के बाद क्या आपको लगता है कि एक वोट बैंक में नुकसान होगा पार्टी को? नहीं, ये सब प्लांटेड बातें हैं। इस सब का कोई न नुकसान होने वाला है, न हम फायदे की राजनीति करते हैं। ये ऐसे थोथे और घटिया आरोप का हम जवाब देना भी सही नहीं मानते। 1996 की अगर बात की जाए, उस वक्त दौर का जो राजनीति का दौर था, उस वक्त आप 160 सीटें, जो बहुत बीजेपी की लहर कही जा रही थी, बीजेपी का समन्वय कहा जा रहा था, एक अच्छी उम्मीद कही जा रही थी और 39 सीटों के बीच में आपके सहयोगी थे। उसमें उस वक्त भी 2 या 3 सहयोगी आपके पास थे। कुछ यही हालात अब की बारी बनते जा रहे हैं। सहयोगी नहीं बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिकता की छवि आपके ऊपर है। उन सारी चीज़ों को लेकर किस तरीके की रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी? क्योंकि यहाँ पर सवाल इसी बात का है कि सांप्रदायिकता की छवि आखिर हटेगी कब तक और कैसे? सांप्रदायिकता की छवि आप लोगों को दिखती होगी, हमारे ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई ऐसी छवि है नहीं। अब हम मानते नहीं कि हम पर कोई ऐसी छवि है। हम अच्छा शासन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिनको नहीं दिखा होगा, मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में मिला है और हम जीते। राजस्थान में 16 मुस्लिम बहुल सीट थी, 16 की 16 जीते हैं। राजस्थान में 2 मुसलमान एमएलए जीते हैं, वो किसी और पार्टी के नहीं जीते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। इसलिए ये सेकुलरिज्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर देश को बेवकूफ़ बनाना ना राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए, ना मीडिया को उस सवाल में उलझना चाहिए, क्योंकि इस देश में सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं
और बीजेपी अपने दम पर 272 लाएगी और हमारे सहयोगी मिलकर हम 350 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। 350 की उम्मीद लगा रहे हैं आप। 300 प्लस सीटों पर बीजेपी लड़ने जा रही है मैक्सिमम की अगर बात नहीं, हम सारी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पे कहाँ अपनी पैठ बना पाएंगे? कैसे? कलकत्ता या पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया या तमिलनाडु हो गया, इस जगहों पे तो अभी तक बीजेपी की कोई खाता कभी थे ना, 4 एमएलए थे हमारे कर्नाटक में, 4 से 40 हुआ, 40 से सरकार बना ली। 2 एमपी थे देश में हमारे। अब आंकड़ों पर आप जाएंगे तो 2 से 182 आए कि नहीं? तो जब 2 से 182 आ सकते हैं तो आज 117 को 272 में बदलने की क्षमता हम में है। हमारे परफॉर्मेंस पे जाइए, हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद कैसे लगा रहे हैं? क्योंकि हर जगह उम्मीद जनता से लगा रहे हैं। और कैसे लगाएंगे? उम्मीद जनता से लगाना है। जनता हमारे साथ है। नरेंद्र भाई की हवा चल रही है पूरे देश में। जहाँ जा रहे हैं, बंगाल में जहाँ हमारे एक एमएलए नहीं है, वहाँ ब्रिगेड मैदान खचाखच भरा था। तो आप देखिए, यहाँ जनता आगे है। ये चुनाव जनता लड़ रही है। और नरेंद्र मोदी जी पर और कोई आरोप नहीं लगता है तो सांप्रदायिकता का आरोप लगाने लगती है कांग्रेस। लेकिन वो आरोप अब पूरी तरह उल्टा उनको वापस पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की उम्मीद है और नरेंद्र भाई इस देश की उम्मीद है। अगर ये दल का सवाल नहीं है, देश को बचाना है, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये आपकी मुहिम है। उस पर राहुल गांधी भी कुछ बयान देते हैं कि अगर 2002 के दंगों को और अगर 84 के दंगों को तुलना की जाए तो 84 के बिल्कुल अलग थे, 2002 के सांप्रदायिक थे। अब राहुल जी उस टाइम में बहुत छोटे थे। अब वो उन्होंने खुद कहा है कि वो उस वक्त वो थे नहीं। लेकिन गोपालगढ़ में जो दंगा हुआ तो राहुल जी थे। मस्जिद गोली से छलनी कर दी गई, वहाँ इतना जुल्म हुआ, राहुल जी कुछ नहीं कर पाए। तो राजस्थान की जनता ने सज़ा दे दिया कांग्रेस को, वहाँ के मुसलमानों ने वोट दे दिया बीजेपी को। मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ समाजवादियों के राज में, तो आज गुजरात ज़्यादा सुरक्षित है। पिछले 12-13 साल से एक कहीं पर कोई झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, आपस में मिलकर लोग रह रहे हैं। जो बीजेपी शासित राज है वो बहुत बढ़िया स्थिति में है। गरीबी की परिभाषा भी बड़ी अलग है वहाँ पर। गरीबी की परिभाषा तो केंद्र की बनाई होती है। जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उन्हीं को पता होता है ये सब बात। हम लोग ज़मीन के आदमी हैं, जानते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे कौन रहेगा। ये परिभाषा केंद्र तय करता है कि किसके पास गाड़ी होगा, मोबाइल होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह की परिभाषा। आज बिहार में संघर्ष चल रहा है कि गरीबी रेखा जो बीपीएल सूची है वो पूरी तरह फॉल्टी है। 50 बार हम लोग उठा चुके हैं। कोई राज्य थोड़ी बनाता है, ये तो झूठा जो केंद्र बनाता है वो उनके वेबसाइट पे था, उसको उठा के कांग्रेस हंगामा शुरू कर दी। गुजरात सरकार की तरफ से बता रहे हैं कि 11 रुपए और ये 16 रुपए की कहानी जो है नहीं, वो वो सब सरकार की तरफ से है, वो सब ना कि केंद्र की तरफ से। अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपकी तरफ से रिएक्शन बहुत छोटा सा, बहुत हल्का सा आता है कि नहीं ये केंद्र की ही है। नहीं, वो केंद्र तो की खुले तौर पर कह रहे हैं कि ये गुजरात का है और गुजरात के आंकड़े ऐसे। नहीं, वो गरीबी रेखा जो है, अजय माकन जी शहरी आदमी हैं, वो यहीं रहते हैं शहर में, रजौड़ी गार्डन के में जाके देखेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो पता लगेगा। गरीबी रेखा की लिस्ट जो है वो केंद्र से ही बनती है, उसको कोई राज्य सरकार गरीबी रेखा की लिस्ट नहीं बनाती। इसलिए भ्रम की स्थिति मत बनाइए। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार एक चीज़ देखी जा रही है कि मोदी के आंकड़े के ऊपर ममता बनर्जी ने भी अपनी तरीके से एक वार किया है। ममता ने साफ साफ कहा है कि जिस स्कूलों की मोदी बात करके गए हैं वो स्कूलों के आंकड़े शायद लेफ्ट की सरकार में होंगे, ममता की सरकार में नहीं है। 98% की जगहों पर बिजली है और करीब उतनी ही जगहों पर शौचालय और सारी चीज़ें की सुविधाएं अब कॉलेज से लेकर स्कूलों तक में है। नहीं, वो सुधार कर रही होंगी। मोदी जी ने तो जो बंगाल की स्थिति है उसका जिक्र किया, और मैं तो हर हफ्ते बंगाल जाता हूँ, मैं भी वहाँ मौजूद था। अभी भी वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। ममता जी अपने तौर पे कोशिश कर रही हैं, हम लोग सरकार में आएंगे तो अपने तौर पे कोशिश करेंगे। अच्छा, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है कि ममता के लिए कि अभी भी रास्ते क्या करें? कांग्रेसियों की तरह गाली गलौज करें, कम्युनिस्टों की तरह हंगामा करें? राजनीति में मर्यादा रखनी पड़ती है, जो मर्यादा हमने रखी। गठजोड़ की एक और कोई गठजोड़ की संभावना नहीं है। हम लोग अपना चुनाव अपने दम पे लड़ रहे हैं। बंगाल के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आप अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सीटें कम रहती हैं या कुछ अंतर रहता है इस बार अगर मगर का सवाल नहीं है, ये कांग्रेसियों का पैदा किया हुआ भ्रम है जो आप लोगों की जबान से आता है। ये कांग्रेसी का दुष्प्रचार है। जनता सड़क पर है, मनमोहन सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीजेपी का जो भी सिंबल होगा, कैंडिडेट कौन है ये भी देखेगा नहीं, पब्लिक वोट करेगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। इसमें
कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जो भी भ्रम का मकड़ा जाल है वो कांग्रेस बुन रही है, और उसको नरेंद्र मोदी की हवा में वो मकड़ा जाल ऐसा उड़ेगा कि सुनामी की तरह उड़ जाएगा। कांग्रेसी को पता भी नहीं लगेगा कि वो कितना बड़ा मकड़ा जाल वो बनाए थे। मकड़ा जाल एक आदमी और बुन रहा है, उसको कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, यानी कि अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में उन्होंने आपको हिला दिया, 4 सीटों से आपको सत्ता से दूर रख दिया। देखिए 2277 वोट हमें और आते तो हम सरकार में होते। कांग्रेस प्लस अरविंद केजरीवाल ही हमारी मुकाबले में सरकार बना पाए। वो कांग्रेस के सहयोगी हैं और कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार है, और वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब जहाँ जा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, वो लोग रगेद रहे हैं, वो भाग रहे हैं टोपी फेंक फेंक के, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। ये लोग सुबह उठते हैं, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए जीते हैं, टेलीविज़न पर फुटेज खाते हैं, हर काम इसलिए करना। रैन बसेरा में उनके मंत्री तब जाते हैं जब कैमरा होता है, वो न्यूज़ एजेंसी का लाइव व्यू हो तब जाते हैं, कैमरा हो। अरे अगर आपको सेवा करना है तो चुनाव से पहले कैमरा लगाया, अभी सेवा कीजिए। लेकिन वो सेवा नहीं करते, वो दिखाना ज़्यादा चाहते हैं, काम कम करना चाहते हैं, तो वो एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली में आज चुनाव करा दीजिए तो आज वही कांग्रेस वाली हालत उनकी हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है, हमने रूडी जी ने खुद ही पकड़ लिया, 12 सिक्योरिटी गार्ड थे उनके साथ। और रूडी साहब ने पूछा कि भाई मिस्टर केजरीवाल, आप कहते थे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, इतने गार्ड लेके यहाँ होम मिनिस्टर अडवाणी जी, उनके सिक्योरिटी नहीं, मैं खुद जेड में था, मेरा गार्ड बाहर, आप कह रहे हैं मैं जेड कैटेगरी में नहीं हूँ, 12 सिक्योरिटी गार्ड लेके अंदर घुस गए। तो ज़रा पता कीजिए कितना सिक्योरिटी उनके साथ चल रहा है शादी वर्दी में। तो ये जो जानबूझ के गीले बाल की फ़ोटो लगा देना उस पर पोस्टर में, आम आदमी दिख जाना, इससे काम नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता को एक बार कोई बेवकूफ़ बना सकता है, बार बार नहीं। वो तो शीला के ऊपर कार्रवाई करने का भी दावा कर रहे हैं, उन्होंने साफ कुछ नहीं करेंगे, वो सब मैच फिक्सिंग है कांग्रेस की और अरविंद केजरीवाल साहब की। वो लोग होटल में बैठकर पूरा फिक्स कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 3 कदम पीछे आएंगे, फिर 1.5 कदम बढ़ेंगे, फिर 4 कदम पीछे आएंगे। वो ये करते रहेंगे, और दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, समझ गई है उनको। शनिवार साहब अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद नीतीश के ऊपर ही बात कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ आंकड़े पेश किए हैं और उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर सरकार बिहार में लौटेगी, वो कैसे लौटेगी उसके आंकड़े उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं शहनवाज साहब से नीतीश के बारे में, क्योंकि बिहार का जब मामला होता है तो शहनवाज साहब थोड़ा सा मुस्कुराकर जरूर कहते हैं कि वहाँ पे सरकार नहीं है। नीतीश कहते हैं कि भाई अगर अब की बार सरकार में, केंद्र में हमें सीटें ज़्यादा ना मिली तो राज्य में भी उड़ जाएंगे। ये उनका बयान है जनता के बीच में। वो देखिए कितना डरा हुआ बयान है। वो जानते हैं कि जिस दिन वोटिंग हो जाएगी उस दिन सरकार नहीं रहेगी उनके यहाँ भारी विद्रोह है। उनकी पहली सरकार है जिसमें शरद जी की नहीं चलती अध्यक्ष रहते हुए, अकेले जो नीतीश जी निर्णय करते हैं, न कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड है, न सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, किसको टिकट देना नहीं देना नीतीश जी अपने मन से अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र कोई नहीं उनकी पार्टी में। आज वो ये कह रहे हैं कि अगर लोकसभा सीट नहीं दिया तो सरकार नहीं रहेगी। सरकार है कहाँ? 18 विभाग तो खुद उनके पास है। लोकतांत्रिक तरीके से तो उन्होंने अपने मंत्रियों पर विश्वास किया नहीं है, और ये पता है कि पहली सरकार में रहते हुए 2 निर्दलीय एमपी थे, वो बीजेपी में आ गए। उनके कैप्टन निषाद साहब थे, वो छोड़ गए। उनके कई एमपी हैं जो उनको छोड़ रहे हैं, और कई एमपी हैं जिनको टिकट अनाउंस किया तो वो लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका जो टिकट है वो दिल्ली का कंफर्म टिकट नहीं है, जनरल बॉगी है। वो कहीं पर भी टीटी चेक करके उतार देगा रास्ते में। टिकट जो है बीजेपी का कंफर्म टिकट है। जिसको बीजेपी का टिकट, उसको दिल्ली पार्लियामेंट सीधे एंट्री मिलेगी। तो उनके टिकट का तो कोई वैल्यू नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं, पहले तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अब कहते हैं हम मुख्यमंत्री भी हम नहीं रहेंगे। तो बिहार की जनता जो है पहले एक बार प्रधानमंत्री तय कर ले तो चिंता मत कीजिए, आप नहीं रहेंगे तो बिहार नहीं चलेगा, बढ़िया तलाश लेंगे। अगर वो अपना ही बयान दे रहे हैं कि सीट नहीं आई तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो दूसरा तलाश लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र में तो वैक्यूम होता नहीं। इस पर 2 सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल तो ये है कि एक तरफ लालू ने
कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है और वो कह रहे हैं कि 2004 का जिस तरीके का गठबंधन था और जिस तरीके की सफलता बिहार में मिली थी, वो सफलता की उम्मीद लगा बैठे हैं वो। पहला सवाल। दूसरा सवाल, नीतीश कह रहे हैं कि अकेले दम पर वो बीजेपी को चुनौती भी दे देंगे और कांग्रेस को सफाया भी कर देंगे, और दूसरी तरफ इस तरीके का बयान। ऐसे में बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती देखिए है? नीतीश जी और क्या बोलेंगे, वो तो ऐसे ही बोलेंगे बेचारे। एक तरफ तो वो तो लड़ाई में ही नहीं है, कहीं सरकार में जरूर है, बड़ा कारकेट चलता है, बड़े सुरक्षा वाले। उनकी रैली में देखिए बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी केंद्र के लोग, होमगार्ड शादी वर्दी में, पूरा पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले सब जमा कर दिए जाते हैं, पूरा डीएम एसपी सब लग जाता है, तो बड़ी मुश्किल से भीड़ जुटती है। उसमें भी फ़ोटो वाले को कहा जाता है इस कैमरा से फ़ोटो लेना ताकि भीड़ दिखे। तो ये सब वो करके किसी तरह वो अपना राजनीति कर रहे हैं। अब वो क्या कहेंगे कि हम लड़ाई में नहीं हैं, तो लड़ाई में नहीं है इससे तो कोई नहीं कहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए। तो वो कह रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में, इतना कहने का अधिकार तो है। और लालू साहब को? लालू जी से लड़ेंगे हम लोग, लड़ाई तो उन्हीं से लड़नी है, लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। तो ऐसे में बीजेपी अपने आप को स्टैंड कहाँ देखती? 40 में से 40 में से 40 ही जीतेंगे ना, 41 तो नहीं जीत सकते। तो स्टैंड 40 में से 40 की लग रही है उम्मीद? 40 में 40 जीतेंगे। लालू जी जब पार्लियामेंट के अंदर थे एमपी के नाते, तब मैंने उनके सामने कहा था कि हम 40 की 40 जीतेंगे। अब वो नहीं है एमपी के नाते, तो वहाँ वो नहीं लड़ भी है, नहीं पाएंगे। अब नहीं है तो ये हम तो ये नहीं कह देंगे, हम कोई जेडीयू के नेता तो नहीं है कि बढ़ा के बोल दें कि नहीं 40 सीटें हम 41 जीतेंगे, ये तो नहीं कह सकते हम। ये तो कोई जेडीयू वाला ही कह सकता है आपको। जेडीयू के एक नेता के ऊपर और भी सवाल खड़े हुए हैं, शिवानंद तिवारी साहब के ऊपर। वो भी बार बार कुछ खफा चल रहे हैं पार्टी से। हमसे क्यों खफा चलेंगे? पार्टी से, जेडीयू से। अब उनकी पार्टी जवाब दे क्यों खफा चल रहे हैं। जब माने हुए थे तो क्यों माने हुए थे, खफा हैं तो क्यों खफा हैं। ये तो उनके दल का मामला है ना, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन आपके दल में शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी तो हैं। कोई खफा नहीं है। धीमे धीमे मान रहे हैं, बहुत मुश्किल से, लेकिन नीतीश की तारीफ भी पीछे पीछे कर देते हैं। तारीफ तो हम भी करते हैं, उसमें क्या। ये तारीफ आपकी बड़ी। अरे हमने तारीफ नहीं की कि वो अपने दल के लिए अच्छा नहीं कहेंगे, तारीफ ही तो की, और क्या कहेंगे। साथ में आपने ये भी तो कह दिया कि मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। नहीं तो कितना मेहनत करेंगे, हो गया टाइम, कितना सेवा करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी का नेता कहता है कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। नहीं, आप गलत, उनके मुंह में शत्रुघ्न जी के नाम से गलत बात कह रहे हैं। वो एकदम नहीं कहा उन्होंने। कब कहा? पहले वो उन्होंने बहुत एक अच्छे बार लोग। नीतीश की तारीफ भी की थी। तारीफ तो जो हम सरकार में थे, और ऐसे भी कई मामलों में इंसान की तारीफ होती है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, ये शब्द हमने नहीं सुना। अच्छा सर, एक शकील साहब का भी एक सवाल है यहाँ पर। शकील साहब भी कहते हैं कि मोदी को देश और पश्चिम बंगाल के लोग माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने ट्वीट करके बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से शकील साहब ने प्रोफेसर सेन को नज़रअंदाज कर दिया पश्चिम बंगाल में, तो कैसे पश्चिम बंगाल नहीं तो कांग्रेस ने क्या राज्यसभा दे दिया उनको? प्रोफेसर सेन के बारे में शकील साहब ने कभी प्रोफेसर सेन का नाम से कुछ कहीं पर भाषण भी दिया क्या? वो तो प्रभारी थे, वो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत कुछ किया, हमने रत्न दिलवा दिया, भारत रत्न बनवा दिया उन्हें। वो भारत रत्न कांग्रेस ने बनवाया, वो तो देश तय करता, उसका क्रेडिट तो कोई नहीं था। हमने तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया था। लेकिन आप तो वापस करने की बात भी कर गए। नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा, बीजेपी ने ये नहीं कहा। सर, आपकी पार्टी के ही नेता हैं चंदन मित्रा साहब, उन्होंने इस तरीके की बात कही थी कि नहीं, अगर उन्होंने बयान वापस ले लिया था। गठबंधन 11 लोगों का हो गया है, उस 11 गठबंधन के साथ वो कह रहे हैं कि अब की बात 96 का जो दौर था उसको वापस लाएंगे, समर्थन इकट्ठा करके सरकार बनाएंगे, चाहे देवगौड़ा जिस तरीके से बने थे ऐसे यहाँ पर भी कोई नाम तय कर लिया जाएगा। देखिए, वो जो आज थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग थर्ड हो गए हैं अपने स्टेट में, वो लोग हर थर्ड नंबर की जो पार्टियां हैं वो इकट्ठी होकर थर्ड फ्रंट बना रहे हैं। मुलायम सिंह जी यूपी में थर्ड हो गए हैं, क्योंकि लड़ाई वहाँ बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। नीतीश कुमार जी बिहार में थर्ड हो गए हैं, उसी तरह कम्युनिस्ट थर्ड हो गए हैं। तो जो जो अपने स्टेट में थर्ड हो गए हैं वो थर्ड फ्रंट बना रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड के दौर में है नहीं, चलो थर्ड फ्रंट बनाया जाए। तो ये हारे हुए ऐसे लोगों का गठबंधन है जो कांग्रेस के साथ रहा। ये कांग्रेस की बी टीम है, क्योंकि इनमें जितने दल हैं वो कांग्रेस के साथ कभी न कभी रहे हैं। वो जदयू था जो उनके साथ नहीं था, लेकिन वो भी बिहार में 4 एमएलए का समर्थन उनको प्राप्त है, और राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट भी किया था। तो ये सब कांग्रेस के बी टीम है। यानी कांग्रेस डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब से नहीं लड़ सकती,
तो उनके सामने एक भ्रम का जाल खड़ा करो। और ये भ्रम पैदा करने वाले बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। इन्होंने देश में कई बार भ्रम पैदा किया है और देश को इस स्थिति में पहुंचाने वाले इन्हीं लोगों का हाथ रहा है। 2004 तो जनता है ये जानती है। केंद्र चुनाव 2004, केंद्र चुनाव 2009, 2 जगहों पर वो भ्रम पैदा करके सरकार भी बना ले गए। वो भ्रम ही था। इंडिया शाइनिंग का नारा 2004 में वो कौन सरकार? तो कांग्रेस 2004 का केंद्र मतलब कांग्रेस ने बनाया, लेफ्ट के कांग्रेस बना, लेफ्ट के साथ जिस आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं उसमें लेफ्ट के साथ वो भ्रम पैदा करते हैं। कांग्रेस, आप एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही बी टीम के माध्यम से। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वो 2004 में भी भ्रम पैदा करके और 2009 में भी भ्रम पैदा करके एक बार लेफ्ट से लिया, एक बार टीएमसी और इन लोगों से लिया, समर्थन लेकर वो सरकार भी बना लेते हैं। लेकिन ये भ्रम आप कहीं जनता के बीच में नहीं ला पाए कि नहीं, ये भ्रम से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। क्या नहीं ला पाए? आप जनता के बीच में ये संदेश नहीं दे पाए कि ये बी टीम से थोड़ा बच के रहना। सारे सर्वे आ रहे हैं ना, जनता के बीच में सर्वे आ रहा है कि बीजेपी सबसे आगे। तो ये भ्रम है क्या? हम भ्रम पैदा करेंगे? जनता बोल रही, पब्लिक बोल रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और इसीलिए डर से ये इकट्ठे हो रहे हैं। पब्लिक तो ये बोल रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, सर्वे आ रहे हैं, लेकिन सर्वे ये नहीं बता रहे हैं कि आप 272 प्लस पहुंच रहे हैं। आंकड़े तो ये भी कह रहे हैं डबल सेंचुरी 200 प्लस और 200 प्लस में 272 और 280 भी होगा। जैसा आप कह रहे 272 नहीं तो 280, 290, 200 प्लस ही कहा है ना। 200 इनका तो 230 तक भी अटकता है मामला। नहीं कहा है, वो तो अभी शुरुआती रुझान है। टीवी की भाषा है ना, शुरुआती रुझान मिल रहा है। शुरुआती रुझान में अगर 230 बता रहे हैं आप लोग, तो कहते हैं ना जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब अभी शुरुआती रुझान में 232 आप लोग मानने को तैयार हैं, तो 272 करने में क्या 4 कदम और मेहनत करना पड़ेगा नरेंद्र भाई को? नरेंद्र भाई को 4 कदम मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी हर बार यही कहती है कि 4 कदम बस और अरे हर बार की बात छोड़ दीजिए, इस बार बात कुछ अलग है। देश की जनता ने मन बना लिया है। वोट फॉर मोदी के बीच में एक सबसे बड़ा आंकड़ा ये भी बताया गया है कि गुजरात के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों की स्थिति पहले से ही अच्छी थी, एक वहाँ के ही मुसलमान ने इस तरीके का बयान दिया है कि पहले से ही वो अच्छी थी, मोदी ने आने के बाद क्या चेंजेस कर दिए और अच्छी कर दी है। आरक्षण की बात जो होती रही है, आरक्षण क्या, आरक्षण तो उनको चाहिए जो पीछे रहे। अच्छा चलिए, बीजेपी की सरकार आएगी तो हम जो उनकी नाइंसाफ़ी हुई है मुसलमानों के साथ 60 साल में, जो कांग्रेस ने वोट ले लेकर ठगा है, उस नाइंसाफ़ी को इंसाफ में बदलेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब बार बार राजनीतिक परिदृश्य में देखा जा रहा है कि आरक्षण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जातिगत आरक्षण होना चाहिए या स्तर वाइज गरीबी रेखा के स्तर के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। बीजेपी की क्या थिंक होगी? अभी तो जातिगत आरक्षण है, उसके खिलाफ तो हम हैं नहीं, क्योंकि समाज में जो बहुत पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो बहुत पीछे रह गए हैं, उनको आरक्षण नहीं देंगे तो वो आगे नहीं आएंगे, और उसका हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन एक पार्टी ये भी कहती है कि गरीबी स्तर के आधार पर भी कौन पार्टी है? कांग्रेस के जनार्दन, जिस तरीके से द्विवेदी साहब का बयान आया था उसके बाद जरूर उन्होंने बयान वापस ले लिया, लेकिन पहली उन्होंने बहस इस पर छेड़ दी है। कांग्रेस में तो कई बयान पुरुष हैं, मणिशंकर अय्यर हैं, दिग्विजय सिंह हैं, द्विवेदी साहब हैं। ये लोग तो बयान की वजह से जाने जाते हैं। कोई जाके इलाके में तो काम नहीं करते, सुबह उठ के रोज़ टीवी पे बयान देते हैं। तो ये बयान दें, इनका अधिकार है, बयान दें तब भी टीवी पे छा जाएं, वापस लें तब भी छा जाएं टीवी पे। चेहरा दिखता है लोगों को सुंदर सुंदर इनका। चलते चलते एक सवाल ये भी आता है यहाँ पर कि चाय को मणिशंकर अय्यर साहब ने भी फेमस कर दिया, चाय को कांग्रेस ने भी फेमस कर दिया, चाय को मोदी साहब ने भी फेमस कर दिया, अब चाय की चौपाल ये भी खड़ी हो गई है। हाँ, तो चाय चौपाल पर लोगों को जमा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, देश के बारे में बता रहे हैं। इसमें कांग्रेस को अब ऐसा आप बोलेंगे कि कांग्रेसी चाय नहीं पीता है। अब कहीं भी जाइए लोग कहते हैं चाय लाए क्या, तो सोचता है कहीं बीजेपी का आदमी तो नहीं है चाय पीने को कह रहा है। अब कांग्रेसियों ने कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी है कि जहाँ चाय पी रहा आदमी उसको बीजेपी, वो समझ रहा है बीजेपी को वोट देगा। तो ये है, ये तो कांग्रेसियों ने ऐसा हाल किया। चाय पर इतनी चर्चा कर दी कि अब कांग्रेस दफ्तर में जाइए, वो कहते हैं ठंडा लाओ, क्योंकि जैसे चाय लाएंगे तो बीजेपी की गर्मी बढ़ेगी। तो मतलब कमल चाय के साथ ही खिलेगा आपकी बात? देखिए, कमल खिलने वाला है, कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है। हम लोग जिम्मेदारी से देश को चलाना है। अभी से हम लोग तैयार हो रहे हैं कि देश की कमान हम लोगों के हाथ में आनी है और फिर से इस भारत
का नव निर्माण करना है। जितनी लूट खसोट हुई है 10 साल में, वो सारे काले धन को वापस लाना है और इस देश को बड़ा बनाना है। आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया था आपने, मैं उसको रिपीट करते हुए अपने शो को ख़त्म करूंगा कि जिस तरीके से आप बार बार कह रहे हैं कि आंकड़ों का कुछ, जो मेरा काल्पनिक सवाल जरूर है, लेकिन आंकड़े अगर कुछ कम रह गए, ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या किसी का साथ लेगी? क्या कोई कंप्रोमाइज़ होगा पार्टी के अंदर? देखिए, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो आंकड़े कम नहीं रहेंगे। और अगर मैं पूछूं कि ये इंटरव्यू प्रसारित होने तक दुनिया रहेगी, आप गारंटी दे सकते हैं कि दुनिया रहेगी? पढ़ले नहीं आएगा। तो ये काल्पनिक सवाल है। तो मैंने खुद ही कहा कि काल्पनिक सवाल का अगर जवाब नहीं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि मेरी तरफ से आप गारंटी मानिए कि सरकार बनेगी, लाल किला से नरेंद्र भाई देश को संबोधित करेंगे और उसमें आप भी आमंत्रित हैं जिया न्यूज़ की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, शुक्रिया। तो बिल्कुल साफ है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा है, आंकड़े साफ कह रहे हैं, ऐसा बीजेपी मानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भी बनेगी और मोदी लाल किले का जो सपना है वो पूरा भी होगा। लेकिन इन सब के बीच में बहुत से ऐसे भी रणवाकुए हैं जो अपने बयानों से कांग्रेस के कही जाए या किसी तरफ से और नेताओं का कहा जाए कि वो बीजेपी को घेरने और नरेंद्र मोदी को टारगेट करने में भी पीछे नहीं है। उसके बीच में जांचों का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। बस देखने वाली बात होगी कि जनता किस ओर बैठती है। मुझे दीजिए इजाज़त। जिया न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी है।